मैं सऊदी अरब में काम करने गया था। एक जवान लड़की बुर्का में रहती थी। मैं बहुत छुप छुप कर उस लड़की को चेहरा देखने की कोशिश करता। एक दिन उस जवान लड़की ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसा दूंगी, और अगर मना किया तो जो तुमने मेरे ऊपर नज़र डालने की गलती की है उस केस में जेल भिजवा दूंगी। मैं उसकी बातों से डर गया और उसे शादी कर लिया। मगर शादी की रात जब उसने अपना बुर्का हटाया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वह लड़की तो मेरा नाम राहुल है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा 5 बहनों थी। मेरे पापा का बचपन में ही देहांत हो गया था। मेरी माँ बहुत मुश्किल से 5 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा की थी। अब मैं भी जवान हो गया था। मेरी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। मेरी बहनें भी घर पर सिलाई का काम किया करती थी। इन्हीं सब से हम सबका बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता था। अब मेरी बहनें जवान हो चुकी थी, उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। जहाँ भी शादी की बात चलती वहाँ पर सबसे पहले दहेज की ही बात होती। अब हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम दहेज देकर अपनी बहनों का शादी करवा सके। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। मुझे सऊदी आए हुए 2 महीना हो गया था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का एक ही मकसद था, अगर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता, मैं तो सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान 5 बहनें थी। दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, उनकी उम्र भी निकलती जा रही थी। उनकी शादी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज देने का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और परेशानी की वजह से मैं सड़क पर बैठा हुआ आंसू बहा रहा था। एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। वह कहने लगी, मैं तो तुम्हें नौकरी दिलाने आई हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते हो तो ठीक है, मत सुनो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर उस लड़की से कहा कि हाँ ठीक है, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बता दो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर भी रहा था। डरूं भी क्यों ना। औरत कहने लगी, तुम टेंशन मत लो, अगर तुम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सऊदी अरब भिजवा दूंगी, वहाँ तुम अच्छे से काम करके अपनी हालात और गरीबों को बदल सकते हो। मैं सऊदी अरब जाने के बारे में सुनकर फ़ौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस औरत की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उस औरत को भगवान ने मेरे पास मदद के लिए भेजा हो। लेकिन वह औरत मेरी मदद क्यों करना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और ना तुम मुझे जानती हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। वह लेडी औरत कहने लगी, मैं गरीबों का मदद करती हूँ, गरीबों का मुझ पर बहुत आशीर्वाद हुआ है, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे उस पर कुछ शक सा हो रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं गरीबों से तंग आकर मेरे 5 बहनों के बारे में सोचकर उस औरत के साथ चला गया। वह मुझे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई और मुझे एक कमरे में छोड़कर चली गई। अब मुझे बस यही सोच रहा था कि इस पर यकीन करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कुछ देर के बाद वह लेडी औरत मेरे पास आई और कुछ पैसे दिए। वह पैसे देकर कहने लगी, यह पैसे ले लो, तुम इस पैसे से अपना पासपोर्ट बनवा लेना, कुछ दिन के बाद तुम्हें एयरपोर्ट में मिल जाएगी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान भी हो सकती है। मैं इस समय पैसे लेकर यहाँ से आ गया। अगले कुछ दिन में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस औरत के घर चला गया। उसने टिकट थमाते हुए कहने लगी कि भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे। औरत कहने लगी कि तुम कल शाम 7 बजे एयरपोर्ट पर पहुँच जाना, 2 घंटे के बाद तुम सऊदी अरब पहुँच जाओगे। मैं अपने घर चला गया था और अपने माँ और 5 बहनों से बात कर सऊदी अरब के लिए निकल गया। अब मुझे पता नहीं था कि उस औरत पर भरोसा करके मैंने ठीक भी किया या नहीं। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वहाँ पर जाकर मेरे साथ कुछ होने वाला था। मैं तो वहाँ पर किसी को जानता भी नहीं था, मुझे कुछ भी सऊदी अरब के नियम कानून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और सबसे बड़ी गलती तो मेरी यह थी कि मैंने किसी का नंबर भी नहीं लिया था। मैं बहुत ज़्यादा घबराने लगा। अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैं तो यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं था। एक आदमी ने मुझ पर एहसान करके यहाँ के तौर तरीके का बता कर चला गया। पहले तो मैं यहाँ का मेहनत मजदूरी कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए हुए 4था महीना होने वाला था।
लेकिन मैं अभी तक अपने घर पर एक पैसा भी नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ का अपना पेट पालना भी मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की भूख मिटा सकता था। शायद भगवान को मेरे ऊपर तरस आ गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर लेकर गया और अपने घर का झाड़ू पोछा का काम करने के लिए मुझे रख लिया। वह औरत बहुत ज़्यादा अमीर थे। मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी थी। मुझे रहने के लिए कमरा भी दे रखा था। कमरा बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ के बाकी लोग अपने अपने क्वार्टर पर चले जाते थे। बस एक मैं ही था जो इन्हीं के घर पर रहता था। वह औरत हमेशा बुर्खा में रहती थी। उसे कहीं भी जाना होता तो वह मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैं आज तक उसकी शक्ल नहीं देखा था। वह खुद को अपना फेस कवर करके रखती थी। उसका चेहरा भी एक बुर्खा से ढका हुआ था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि वह लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं उसे अक्सर छुप छुप कर देखा करता था। उसकी भी हरकतें मुझे अजीब सी लगने लगी। जब भी बुर्के में मेरे साथ कहीं जाती, मुझसे बातें करने की कोशिश करती और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता, क्योंकि सऊदी अरब में लड़कियों से दूरी रहना अच्छा होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसके पीछे खींचा चला जा रहा था। लेकिन मैं डर की वजह से चुपचाप रहता, उससे कुछ नहीं कहता। एक दिन उस लड़की ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपने 5 बहनों की शादी करनी है, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले सकते हो। मैंने कहा कि मुझे तो बहुत सारा पैसा चाहिए, लाखों रुपए चाहिए। मुझे उनके दहेज का सामान ला कर देना है, क्योंकि मुझे 5 बहनें जवान बहनें हैं और मुझे 5 की शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानती हैं, लड़के वालों की डिमांड पूरी नहीं होती। वह कहने लगी कि तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या गुजारिश है? वह कहने लगी कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उनकी गुजारिश सुनकर तो मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। बल्कि मुझे तो उनकी कही हुई बातें सुनकर डर लग रहा था, और यहाँ के जो नियम कानून था उससे तो मैं और भी ज़्यादा डर जाता था। लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की वह यही गुजारिश थी कि उससे शादी कर लूं। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अगर मेरी शादी करने के 5 बहनों की शादी हो सकती है तो मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दूंगा और मैं अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करूंगा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे नकाब पोश वाली लड़की से फ़ौरन कह दिया कि हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था। बल्कि मुझे तो वह लड़की ठीक भी नहीं लगती थी, और मैं वैसे भी अपने देश में ही शादी करना चाहता था, और मैं एक लड़की से प्यार भी करता था। और मैंने उससे कह दिया था कि जब मैं इंडिया वापस आऊँगा तो तुझसे शादी कर लूँगा। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मुझे अपनी बहनों की खातिर यह कदम उठाना ही पड़ा। लेकिन मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी बहनों का शादी कर दूँगा। लेकिन मैं ऐसे तो नाकाब रहा, उस लड़के से शादी नहीं करूँगा। मैंने फ़ौरन ही उस लड़की से कह दिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस लड़की ने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया, कहने लगी कि जो तुम मुझ पर छुप छुप कर देखते हो, इसमें खतरे को मैं तुम्हें फांसी दिला दूंगी और जेल भिजवा दूंगी। गंवार लड़के, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, यहाँ पर लड़कियों को देखना भी जितना गुनाह है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूर होकर मैंने उस लड़की से कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनते ही नकाब पोश लड़की मुझसे बहुत सारे पैसे दे दिए और कहने लगी, शुक्र मनाओ कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और मुझसे शादी करके तुम मालामाल हो जाओगे। दौलत शौहरत सब कुछ तुम्हारे पास होगा, जो चाहोगे वह तुम कर सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी पूरी ऐसे आराम से गुजारोगे, तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मैंने कहा कि ठीक है, जब तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर यह नकाब वगैरह हटा दो। नकाब पोश में रहने की क्या ज़रूरत है? उसे फ़ौरन कह दिया कि शादी के पहले लड़कियां नकाब में रहती हैं, यह गलती बिल्कुल भी मत करना। शादी से पहले मैं तुम्हारे सामने नकाब पोश नहीं हटा सकती। उस लड़की की बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैं भी सोच लिया था कि मैं अब ज़रूर शादी कर लूँगा, क्योंकि इसके बदले में मुझे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी और मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही थी, और इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी अफहीज़ लड़की से शादी करनी पड़ी तो मैं उस खुशी कर लूँगा।
मैंने उस लड़के से बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर इंडिया भिजवा दिए ताकि मेरी पांचों बहनें की शादी धूमधाम से हो सके। अब मुझे एक ही बात सता रहा था कि एक बार नकाबपोश लड़की का शक्ल देख लूं तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। और वैसे भी इतनी दौलतमंद लड़की थी, अगर वह चाहती तो बहुत ही अच्छे खानदान में अपना रिश्ता तय कर सकती थी। मुझे शादी करने के लिए वह क्यों तैयार थी? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। आखिर वह मुझसे ही शादी क्यों करना चाहती थी? कोई तो वजह ज़रूर थी जो है मुझे चुप रहा था। बात सोच सोच कर मेरा दिल और दिमाग ख़राब हो गया था। एक दिन नकाबपोश लड़की से कहने लगी, तो कल तुम्हारी और मेरी शादी है और शादी से पहले मेरे सामने तुम मत आना और मेरा चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। लड़की ने बताया कि ठीक है। अब हमारी शादी की तैयारी शुरू हो चुकी है। सजावट वगैरह देखकर तंग रह गया था, लेकिन वह लड़की कहीं भी दिख नहीं रही थी। मैंने सोचा हो सकता है शादी के समय पर ही आ जाए, और वही हुआ। सुबह सुबह ही घर की साफ सफाई कर रहा था, देखा लड़की नकाबपोश में अपने कमरे में चली गई। अब मुझसे बात नहीं कर रही थी। अब तो वह मेरी पत्नी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर नकाबपोश से ढका हुआ था। यह सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, आज शादी के रात मुझे उसकी शक्ल देखने को मिल ही जाएगा। और शादी के बाद मैंने किसी से कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं यह शादी कितने दिनों तक चलेगी। मैं अपने घर वालों को कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने सोचा खाम घर वाले परेशान हो जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी शादी हो गई। जब लड़की मेरे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने सब्र का घुट पीकर जब दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया तो जैसे उसका चेहरा उठाया मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं तो बेहोश होते होते बची। फौरन ही अपने बेड पर बैठ गया और सोचने लगा कि मेरी शादी तो उसे नकाबपोश लड़की से होने वाली थी। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और फिर एकदम से मेरे सामने मेरे गुजरा हुआ पल आ गया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब मुझसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। काश मैं पहले से ही उसका चेहरा देख लिया होता, इतने बड़े मुश्किल में नहीं फंसता। जब मैं अपनी इंडिया में था छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे निकाल लेता था, लेकिन मेरा एक सपना था जो मेरी इंडिया से बाहर जाने का सपना था। फुटपाथ पर छोटी मोटी नौकरी करके 5 बहनों की शादी तो होने से ना रही। मेरा भी सपना बन चुका था कि काश मेरी भी कोई बाहर के देश में वीज़ा लग जाए और मैं वहीं रहने चला जाऊं। मैं अपने 3 बहनों से छोटा था और 2 बहनों से बड़ा। मेरी माँ हम सबको बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर रखी थी। मेरे घर की हालात बहुत ही ख़राब थी। हम लोग गरीबी से जूझ रहे थे। मैं घर के बेटा होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी कि मैं नौकरी करके अपने घर का कुछ ख्याल रख सकूं। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई भी कर लूं और नौकरी भी कर लूं। मैं दिन में पढ़ाई करता था और रात में थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा लेता था। ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और छोटी मोटी नौकरी भी कर लिया करता था। लेकिन अब मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं जॉब के लिए दर दर के ठोकरें खा रहा था, लेकिन जब मिलने वाला नहीं था तो आज के समय में नौकरी मिलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किल से एक मालिक के घर बॉडीगार्ड का काम मिल गया। सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसलिए वह काम में करने लगा। सुबह 6 बजे ही मैं अपने काम पर चला जाता था और मालिक जो काम कहते थे और मैं वह काम कर दिया करता था। मैं काम का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, कभी मालिक के तो कभी मालकिन के बेटी के साथ, कभी घर के काम कर लेता। लेकिन वो मालिक की बेटी को एक दिन कुछ काम से मार्केट लेकर गया था। उसे कुछ ज़रूरत के सामान खरीदने थे। वह अपना सामान खरीद चुकी थी और उसे वापस घर लेकर आ गया था। बस मुझे यही सब काम करना पड़ता था, बाकी समय में फ्री रहता था क्योंकि मेरा काम सिर्फ मालिक को हम देते हैं वही मैं करता था। उन बेटी मुझसे भी तो कह देती, मुझे करना पड़ता था। मालिक की बेटी भी अभी तक चेहरा भी नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहाँ पर सिर्फ अपना काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से इस नौकरी से निकल जाऊं, क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसा नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी घर पर बैठकर का सुकून से रह लूं। लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब सा हरकतें हो रहा था। मेरे मन में तो सिर्फ यही आ रहा था कि वह एक करोड़पति की बेटी है और मुझे यह बात नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ। लेकिन मैं भी किसी हैंडसम से कम नहीं था। अगर कोई लड़की मुझे देख ले तो अपना दिल हार बैठे। मालिक की बेटी भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोचता कि मालिक की बेटी बहुत ही खूबसूरत होगी। जब भी मेरी नज़र उससे मिलती तो मालिक की बेटी शर्म से अपना नज़र झुका लेती, लेकिन मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करती थी।
बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वह शायद गूंगी गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के बीच में मैंने उससे बात करते हुए कभी भी नहीं देखा था। यह बात मैंने अपनी बहन को बताया तो वह मुझसे कहने लगे कि तुम खुद ही बात करने की कोशिश करो, क्या पता वह जवाब दे दे। एक दिन मैंने बहुत हिम्मत से उससे बात करने की कोशिश की और पूछा, मैडम आपको कोई सामान चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं उसको लाकर दे दूंगा। मैं सोचा कि वह मुझे कुछ तो कहेगी, हाँ या ना, लेकिन उसने तो मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ अपना सर नाम हिला दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना इस पत्थर दिल लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यह किसी सूरत में मेरी जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर उस लड़की के पास गया और कहने लगा कि आपको कहीं जाना है। उसने फिर से नामी में सर हिला दिया। अब मैं वहीं पर बैठा, तभी अचानक से घर मालिक आ गए। मैंने एक बात नोटिस की थी, अपनी बेटी से इस कदर नाराज क्यों रहते हैं। मैंने मालिक की बेटी को प्यार से बात करते हुए नहीं सुना था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वह मालिक की बेटी नहीं है, बल्कि किसी अनाथ आश्रम से लेकर आए हैं। लेकिन मालिक की बेटी का नाम पूजा था। मालिक कहते थे वैसे तो वह किसी और जगह पर रहती है, मगर साल से कुछ महीने यहाँ गुजारती है। मालिक को उसके काम से बहुत ज़्यादा नफरत है, मगर वह उसे कुछ कहते नहीं हैं। और मैं आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वह क्या करती है। अगली सुबह मालिक को ऑफिस तक छोड़कर वापस आ गया। अब वहाँ पर जो नज़र मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। वह लड़की अनाथ आश्रम के अंदर चली गई। मैंने कुछ देर के लिए वहीं पर साइड में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। मैंने कहा, जो लड़की अभी अंदर गई है उसे आप जाकर कह दीजिए कि जल्दी से आ जाए। मैं उसे घर छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कुछ देर हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही अंदर जाकर मालिक की बेटी को लेकर आता हूँ। जब मैं अंदर गया तो मालिक की बेटी पूरी आश्रम में साफ सफाई कर रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया। मालिक की बेटी थी और उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे थे रहने की आदत है, तो यहाँ पर नौकर वाला काम क्यों कर रही है। इसका ही रवैया देखकर मुझे वह लड़की और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। मैंने धीरे धीरे उससे बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही वह मेरे साथ घुल मिल गई। अब अक्सर हमारे एक से दूसरे दिन देखा जाएगा करता था। मेरे बगल में सो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसका नकाबपोश हटाकर इसकी शक्ल देख लूं। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नकाबपोश के बाहर तो वह लड़की जैसे परी की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही नकाबपोश हटाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कितनी बदसूरत लड़की नकाबपोश के पीछे होगी। उसका चेहरा बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं था, बल्कि जला हुआ था। वह अपना चेहरा बस इसलिए नहीं दिखाई थी कहीं मैं नौकरी छोड़कर चला न जाऊं, क्योंकि वह लड़की मुझसे प्यार करने लगी थी। जैसे ही मैंने उसका शक्ल देखा, मैं फौरन ही उससे दूरी बना ली। इतनी गंदी वाली लड़की मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने फौरन उसका नकाब बांध दिया और अंजला बनाकर बैठ गया। मालिक भी मुझसे कहने लगी थी, कल सुबह तुम जल्दी आ जाना, मुझे कहीं कुछ काम से जाना है। अब मुझे उनके यहाँ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं जल्दी से उसकी बात सुनी और यहाँ से भाग निकला। हर तरीके का नाश्ता ताना मैंने ख़त्म कर दिया। अब मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी सच्चाई की बात मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन और नौकरी छोड़ने में मैंने जगह जगह की ठोकरें खाए। बहुत ठोकरें खाने के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई और मैं सऊदी अरब चला गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह बुरखे वाली लड़की वही है, बड़ी शक्ल वाली। मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। अपनी शादी के लिए हाँ करते हुए मैंने दिमाग में दूर दूर तक ख्याल नहीं आया। मैं बदसूरत नहीं हूँ, बल्कि सच्चाई कुछ और है जो तुम कहीं जानते। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं जाननी, ना ही मुझे कुछ सुनना है। इससे पहले वह लड़की मुझे कुछ कहती, मैं फौरन कमरे से बाहर निकल आया। वह लड़की भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैंने गुस्से से कह दिया कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे बिल्कुल भी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता। वह लड़की भी कहने लगी कि ठीक है, 1 महीने के बाद तुम मुझे डिवोर्स देकर इंडिया चले जाना और जितने भी पैसे मुझसे लिए वह सब मुझे वापस नहीं चाहिए। लेकिन आखिरी बार मेरी एक बात और मान लो, तुम्हें मेरे साथ 10 से 15 दिन मेरे पति बनकर रहना होगा, ताकि लोगों को पता चले कि मेरी शादी हो गई है। उसके बाद में तुम मुझे डिवोर्स देकर जा सकते हो। अब वह लड़की रोज़ एक नई नई जगह पर जाने लगी और मुझे भी उसके साथ लेकर चली जाया करती थी। लेकिन रात होते ही
मैं दूसरे कमरे में चला जाता और वह अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही करते करते 10 से 15 दिन बीत गए। मैंने डिवोर्स के पेपर तैयार करवा लिए थे। वह लड़की कहने लगी कि तुम एक बार फिर मैं सोच लो, अभी भी समय है। तुम सच्चाई नहीं जानते हो, वरना ऐसे नहीं होता। जब तुम्हें सच मालूम होगा तो तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ चारा नहीं बचेगा और तुम सिर्फ और सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मुझे समझ में आ गया था कि वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है। वह मुझसे इमोशनल ब्लैकमेल करने अपने पास रोकना चाहती है। लेकिन मैं इंडिया वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे डिवोर्स देकर अपने इंडिया वापस आ गया। अब यहाँ आकर मुझे एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी थी। यह मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए मैं फुटपाथ पर काम करनी शुरू कर दी थी जो दिल के सामने था। वह यह सब खत्म हो गए थे। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा जॉब करने लगा। इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने गया था। ऑफिस के जो नज़र मेरे सामने आया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं हैरान होकर रह गया, यह जानकर करके अब वह मेरे बॉस की बीवी है। मेरा बॉस ने उस लड़की से शादी कर लिया। वह लड़की मेरा हाथ पकड़कर उस समय दूसरे कमरे में ले गई और मुझसे कहने लगी कि यहाँ ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा क्या है, तुम मेरी एक बार बात सुन लो। लेकिन तुमने एक भी ना सुनी। हाँ मैं जानती और मैं यह सब जानती हूँ जो तुम नहीं जानते। तुमने मुझे 2 बार ठुकराया है और तुम जिंदगी भर पछताओगे। बस एक बार मेरी बात सुन लिए होते तो शायद आज मैं तुम्हारी होती। आज तुम जॉब नहीं कर रहे होते, बहुत बड़े आदमी बनकर बैठे होते, बिजनेस वगैरह बहुत कुछ तुम्हारे पास होता। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी और मुझे डिवोर्स देकर वहां से चले आए। तुम नहीं जानते कि मेरी शक्ल पर बस एक ही गहरी चोट लगी थी, तो वह बड़ी मामूली से था जो डॉक्टर ने मेरी शक्ल पर दवा वगैरह लगाकर छोड़ दिया था। इसलिए कुछ ज़्यादा ही मेरी शक्ल तुमने मुझे 2 बार ठुकराया है और तुम जिंदगी भर पछताओगे। बस एक बार मेरी बात सुन लिए होते तो शायद आज मैं तुम्हारी होती। आज तुम जॉब नहीं कर रहे होते, बहुत बड़े आदमी बनकर बैठे होते, बिजनेस वगैरह सब कुछ तुम्हारे पास होता। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी और मुझे डिवोर्स देकर वहां से चले आए। तुम नहीं जानते कि मेरी शक्ल बस एक गहरी चोट लगी थी, वह भी मामूली से थे, जो डॉक्टर ने मेरी शक्ल पर दवा वगैरह लगाकर छोड़ दिए थे। इसलिए कुछ समय ज़्यादा मेरी शक्ल बद्दी लग रही थी। लेकिन 10 से 15 दिन में वह सब कुछ ठीक हो जाता और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है, जैसे कि आज मैं दिख रही हूँ। वह यह कहकर लड़की चली गई। सच में आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसे ही डिवोर्स नहीं देना चाहिए था। मैंने उसका 2 बार दिल तोड़ा है, इसलिए मैं तो दर दर के ठोकरे खाता फिर रहा हूँ। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन ऐसे तो इस लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने उसका 2 बार दिल तोड़ा है, तो सज़ा तो मुझे अब मिलने ही वाली थी। अब यह सारी बात सोचकर वापस से घर निकल आया। अब मेरा कसूर अपना था, सारी गलती मेरी अकेले की थी। काश मैं उस समय नकाब पोश की बात सुन लेता तो आज वह मेरी बीवी होती, मेरी पत्नी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए शायद भगवान ने उसे मुझ पर जैसे इंसान से दूर करके उसे एक अच्छे जीवन साथी के साथ दे दिया था। अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। अब मेरी यही गुजारिश है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है तो कुछ ना कुछ संभाली हो जाता है जो पूरा नहीं हो पाता। नकाबपोश वाली लड़की तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन मैंने उसका प्यार ठुकरा दिया। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं दुआ करता हूँ वह लड़की हमेशा खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों।